दक्ष दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। आज हमारे साथ हैं हरियाणा ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा जी। बत्रा जी सोनीपत से इनका जन्म का ताल्लुक़ है। इसी तरीके से इनका ताल्लुक़ आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी से भी है। ये वो संस्कारी व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मूल रूप से ज्ञाता भी हैं, उनके संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं। आज हम इनसे कुछ अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले आज आरएसएस जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है। मैं चाहूँगा कि इस संदर्भ में बत्रा जी। देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि हमारे जनसंघ के पहले संस्थापक थे, उनकी पुण्यतिथि है आज। और इस पुण्यतिथि पे उनके विषय में उनको नमन करते हुए मैं उनके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर से उसकी स्थापना की और एक छोटे से मैदान में संघ की शाखा लगा करके और वहाँ से 5 बालकों को लेकर के और संघ की स्थापना हुई 1925 में नागपुर से। जी। तो बनने के बाद शाखाएं चलने लगी, देश में बढ़ने लगा संघ का काम। जी। तो डॉक्टर हेडगेवार जी को लगा कि भाई सामाजिक काम करते करते, क्योंकि राजनीति के अंदर जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है देश के आज़ाद होने के बाद, जी, तो उसके अंदर जब तक अपना व्यक्ति नहीं बैठा होगा तो अपने विचारों का आदान प्रदान वहाँ कैसे होगा। जी। तो उन्होंने एक विचार किया कि एक राजनीतिक पार्टी भी बननी चाहिए। वैसे इसका मूल उद्देश्य जो है जनसंघ की स्थापना का, क्या उस टाइम तो पॉलिटिकल नहीं था जी, उसके पीछे क्या बेसिक? मैं बता रहा हूँ ना, डॉक्टर हेडगेवार जी को लगा कि भाई राजनीतिक लोकतंत्र में, राजनीतिक लोकतंत्र की सामाजिक विषय को लोकसभा और राज्यसभा में उठाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में अपना व्यक्ति होना आवश्यक है। जी। तो ये मान करके उन्होंने ये विचार किया कि जनसंघ की स्थापना करनी चाहिए। जी। जबकि संघ का और उस समय जनसंघ का कोई डायरेक्ट तालमेल नहीं था। जी। पर जो प्रचारक वहाँ से निकले हुए थे उनके जिम्मे उन्होंने, जिसमें से अटल जी एक थे, अडवाणी जी थे, तो इस प्रकार के लोगों को लेकर के उस समय 1952 के अंदर जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और उसके पहले संस्थापक जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो पहले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जी। और उनके बनने के बाद, जबकि वो कांग्रेस के अंदर मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार में देश आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने काम किया, पर उन्होंने वहां पर एक व्यवस्था देखी कि एक परिवार का वर्चस्व होने के कारण से और जो है अपनी बात को रखने में उनको बड़ा कष्ट महसूस होता था। इन बिटवीन वो जनसंघ के संपर्क में आ गए। तो उनको जब संस्थापक बनाया तो उन्होंने एक सबसे पहला विषय जो जिसके लिए हम आज खुशी मना रहे हैं कि धारा 370 हट गई है, तो धारा 370 को हटाने की पहली बुनियाद रखने वाले जो थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जो उन्होंने कहा उस समय कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं हो सकते। ठीक बात है, होने नहीं चाहिए। जी। तो उन्होंने इसके लिए एक यात्रा शुरू की और यात्रा शुरू करके उनको कश्मीर में घुसने से मना कर दिया, उससे पहले रोक दिया गया। और रोकने के बाद उनको वहां पर अरेस्ट करके और जेल में डाल दिया गया। जी। और बड़ी विचित्र स्थितियों में उनका वहां पर उनकी मृत्यु हो गई, जिसका कि राज आज तक भी पता नहीं चला कि भाई वो मृत्यु कैसे हुई। जी। यानी उनका जो बलिदान था देश के लिए, वो इसीलिए था कि हम संघ की शाखा में भी एक चीज सिखा करते थे खेल खेल के माध्यम से, कश्मीर किसका, भारत का, कश्मीर किसका, भारत का। जी हाँ, वो इडियम था, याद करना। यानी मुझे ध्यान है, हम छोटे छोटे बालक होते थे जब शाखा में खेलते थे, तो ये विषय हमारा तभी से चलता है। और धारा 370 हटे तो इसके लिए हमारे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया, उस बलिदान का परिणाम आज ही है कि मोदी जी ने उन्हीं की प्रेरणा लेकर के, उसी प्रेरणा पर चलते हुए वही संस्कार जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में थे, वही संस्कार आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर हैं। और उन्होंने इस धारा को हटाने का सबसे बड़ा काम, जो लोग यूं कहा करते थे कि धारा 370 हट ही नहीं सकती, कौन
हटाएगा, कैसे हटाएगा? जी, जी। हटाएंगे तो देश में दंगे हो जाएंगे। पता नहीं क्या आप हो देखिए जाएगा। कितनी शांति के साथ धारा 370 हट भी गई और देश अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और मुझे ये लगता है कि हमारे जो विचारों की जीत हुई, जो हमारे बुजुर्गों ने, मैंने अपने पिताजी को देखा, हमारे पिताजी शाखा में जाते थे और एक बूथ का एक बस्ता संभालते थे वो, यानी उन्होंने भी जब कल्पना की थी तो उनका तो जीवन पूरा हो गया। आज ये जो इस समय जनसंघ का सारा हमारी सोच थी वो अब आकर के तीसरी पीढ़ी के अंदर हमारी वो सोच पूरी हुई है। तो ये धर्मपाल जी मैं आपके विषय आज इसी संदर्भ में आज कोई प्रोग्राम आपने आयोजित करने का मन बनाया, कोई प्रोग्राम है? देखिए ऐसा मैंने आज का नहीं, हमारे देश के अंदर आपने जैसे पहले भी सुना होगा कि वर्चुअल रैलीज का हमने आयोजन किया पूरे देश में जी। क्योंकि देखिए जो हमारा 1 साल का ये कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो कोरोना से पहले का समय जी, एक कोरोना के बाद का समय जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना का जो पहले का समय था उसके अंदर इस 1 वर्ष की उपलब्धियां लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हमेशा का हमारा आज तक का इतिहास उठा करके देखिए, जब पिछली सरकार बनी तो सरकार बनने के पहले वर्ष के उपलक्ष्य में हमने एक रैली की थी। क्योंकि अब कोरोना चला हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण है, तो इस वजह से हम उस तरह की रैलियां नहीं कर सकते जी। तो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संगठन ने, राष्ट्रीय संगठन ने ये तय किया कि पूरे देश के अंदर प्रदेश की रैलियां होंगी। अभी पिछले दिनों एक प्रदेश की रैली हुई, उस पर माननीय पंचकुला से आयोजित की गई थी। तो अब हर विधानसभा में हम उन रैलियों को कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है जी, इससे पहले भी अप्लाई किया किसने कभी? देखिए हमने इससे पहले जो हमारी कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक होती थी जी, मोदी जी ने इस कंसेप्ट को शुरू किया। कैसे शुरू किया कि जैसे मान लीजिए मोदी जी का प्रवास बहुत रहता है बाहर, तो अब मोदी जी ने यदि कोई बात करनी तो उनकी वेट करनी पड़ती थी जी। तो उन्होंने इस विषय को कहा कि भाई हम क्यों ना, कोई भी विषय है, जब मैं प्लेन में होता हूँ या मैं ट्रेन में होता हूँ तो क्यों ना हमें उस समय का सदुपयोग करके और अपने मुख्यमंत्रियों से, अपने मंत्रियों से हम वर्चुअल बातचीत कर ले। तो ये बैठकों का सिलसिला इस कोरोना, ये तो वर्चुअल रैली का तो कोरोना के कारण से हुआ, उससे पहले ही समय बचाने के लिए भी इस प्रकार का प्रयोग हमारे नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। इस वर्चुअल रैली का विपक्ष के लोगों ने, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कुछ और लोगों ने विरोध किया है, इसकी आलोचना की, उस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं बड़ा हंसता हूं कई बार कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारी सरकार ने जितनी भी अच्छी नीतियां लागू की उन सबका सबसे पहले विरोध करने वाला वो व्यक्ति होता है और फिर धीरे धीरे उसको विषय समझ में आता है। जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जल बचाओ कार्यक्रम शुरू किया। भाई जहां पर 80 फुट से नीचे पानी है वहां पर हम जीरी नहीं लगाने देंगे, ठीक है, और उसके एवज में हमने 7,000 रुपए मुआवजा दिया, ठीक है, और फिर जो फसल वो बोएंगे उसका उनको उचित दाम मिलेगा जी। यानी किसानों के लिए कितनी बढ़िया, किसान कितने खुश हैं। बल्कि किसानों ने जाकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि भाई इतना बढ़िया ये काम है और आप इसका विरोध कर रहे हो। तो उनके ही लोग जो कि किसान पुत्र अपने आप को कहते हैं, किसानों ने जाकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि भाई आप इसका विरोध मत करो, जैसे इंश्योरेंस का था जी। आज तक किसान इस बात से परेशान थे कि अनचाही बारिश ने, ओलों ने, और कभी किसी ने उनकी फसल खराब कर देते थे, उनको मुआवजा 1 रुपया नहीं मिलता था जी। तो हमारी सरकार ने जब शुरू की योजना तो उनको तकलीफ हुई, भैया विपक्ष में है, उनको विरोध तो कुछ ना कुछ करना, नहीं तो पब्लिक सोचेगी भैया तो शांत बैठ गए। तो केवल विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, अन्यथा वो हमारी जब अकेले बैठते हैं तो सारी योजनाओं से हमारी वो सहमत होते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्मरण करते हुए जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आपके समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज ये है कि जो कार्यकर्ता नए पार्टी से जुड़े हैं जी, उनको पार्टी का जो भूतकाल है, पार्टी कैसे बनी, कैसे बढ़ी, उसका ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन संस्कारों को हमें दिया है पार्टी को, उस संस्कारों को याद रखना चाहिए कार्यकर्ता को। और जिनको ये लगता है ना कि भाई अभी ये भारतीय जनता पार्टी का राज तो यूं ही आ गया, ये यूं नहीं आया है। इसके पीछे हमारी तीसरी पीढ़ी लगी है। 2 पीढ़ियां तो मेरे सामने देखते देखते खत्म हो चुकी है। अपने परिवार में देख लो तो। मैं अपने ही परिवार की बात कर रहा हूँ। हमारी 2 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं और
अब हमें सौभाग्य मिला है अपना राज देखने का, धारा 370 हटाने का, 35 से हटाने का और अपना राम मंदिर बनाने का। कब से हमने सपना देखा था कि राम मंदिर बनेगा। ये भी रास्ता जो प्रशस्त हुआ है हमारे कार्यकाल में हुआ है। तो इसलिए सब कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं और शत शत नमन करता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और सब कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि उनके रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण का भाव रख के काम करें। नमस्कार।